ऑलराइट दोस्तों, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का थर्ड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने रिवोल्ट 1857 देखा, उसके बाद बहावी मूवमेंट और रिलेटेड मूवमेंट्स। और ये जो थर्ड पार्ट है इसमें कुछ और मूवमेंट्स हैं, और जो जैसे संथाल मूवमेंट है, मुंडा रिवोल्ट है, चेरो विद्रोह है, उसके अलावा छोटे मोटे रिवोल्ट हैं जिसको हम लोग जल्दी से देखेंगे और इसको फटाफट रिवाइज कर लेंगे। तो स्वागत है आपका बीपीएससी बेसिक्स पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम लोग देखेंगे संथाल रिवोल्ट। ठीक है, संथाल रिवोल्ट क्या है? तो बेसिकली क्या है ना, संथाल्स जो हैं, अगर आप मैप में देखें, झारखंड के मैप में, तो ये देखिए झारखंड का मैप है। ऊपर वाला रीजन बिहार है, इधर उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, नीचे उड़ीसा है, ये पूरा बंगाल वाला रीजन है। ठीक है, तो ये जो देवघर, गोड्डा, साहेबगंज वाला जो एरिया है ना, मतलब आप इसको बोल सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट ऑफ झारखंड। ठीक है, जो भागलपुर से लगा हुआ रीजन है, इधर हमारा भागलपुर, जमुई, बांका वाला जो एरिया है। ठीक है, तो ये एरिया में संथाल विद्रोह हुआ था। तो बेसिकली जो संथाल्स थे, दे वेयर मतलब उनको डिस्प्लेस किया गया था, मतलब ब्रिटिशर्स के द्वारा। ब्रिटिशर्स ने उनको डिस्प्लेस किया, माइग्रेट करवाया कि भाई आप माइग्रेट करके वहाँ चले जाइए संथाल रीजन में, जिसको बाद में संथाल रीजन बोला जाने लगा, और उसको नाम भी दिया गया दमीने को। ठीक है, और संथाल पीपल और संथालिया माइग्रेटेड फ्रॉम बीरभूम और मानभूम रीजन, जो बंगाल वाला रीजन था, वहाँ से संथाल परगना में, जो आज का संथाल परगना है, जो अभी आपको मैप में मैंने दिखाया, नॉर्थ ईस्ट ऑफ झारखंड। ठीक है, तो वहाँ पे क्यों शिफ्ट किया गया था? क्योंकि ब्रिटिशर्स को कुछ ज़मीन, जो जिस ज़मीन पे वो लोग रहते थे, वो लैंड चाहिए था, वो फॉरेस्ट चाहिए था। ठीक है, और इसके अलावा क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद परमानेंट सेटलमेंट, ज़मींदारी और बाकी सब चीज़ें, सब कुछ शुरू कर दिया गया था, और सारा पॉलिसी मेकिंग जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। तो इसलिए इनको डिस्प्लेस किया गया और उस जगह को दमीने को नाम दिया गया। ठीक है, बट इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या है, जो उनका अपना इंडिजिनस सिस्टम है, जैसे वो शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते थे, नेचर पर डिपेंडेंट थे, फॉरेस्ट से अपना जो भी उनका मतलब डिपेंडेंसी था फॉरेस्ट पे, चाहे वो फ्यूल के लिए, मतलब कि जलावन के लिए लकड़ी लेना, घर बनाने के लिए लकड़ी लेना, पत्तों को जमा करना, उसको बेचना, साल का पत्ता, महुआ का पत्ता, तो ये सब चीज़ें, तो वो सब डिसरप्ट हो गया। ठीक है, बट वो डिसरप्शन फिर भी ये झेलते आए, लेकिन कब तक झेलते रहेंगे? यही जो मैं अभी बोल रहा था कि बैटल ऑफ प्लासी का देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये सब भी आपका रिवीजन हो जाएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में परमानेंट सेटलमेंट लेके आते हैं, जिसमें क्या है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम शुरू किया जाता है। ठीक है, जमींदारी सिस्टम। परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता था कि लैंडहोल्ड्स जो हैं, लैंडलॉर्ड्स जो जमींदार हैं, उनको परपिचुअल हेरिडेटरी राइट दे दिया गया। हेरिडेटरी मतलब कि आजीवन और वंशानुगत अधिकार दे दिया गया कि जमीन आप ही का रहेगा। बस एक ही चीज़ था कि आपको रेवेन्यू पे करते रहना है। ठीक है, तो अब इस जो संथाल्स को वहाँ पे डिस्प्लेस किया गया था, या बाकी भी रीजन में, तो ज़मीन को लेके बहुत किल्लत शुरू हुई। ज़मीन का छीना झपटी, मारा मारी, है ना। रेवेन्यू अगर ज़मींदार नहीं पे कर रहा है तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जैसा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का आदमी है, वो ऑक्शन कर दे रहा है, फिर कोई और ज़मींदार उसको खरीद रहा है। अब कोई और ज़मींदार खरीद रहा है तो वहाँ ऑलरेडी किसान परेशान थे, लगान नहीं दे पा रहे थे, तो उन पर पूरा जुल्म ढाएगा ताकि खूब पैसा लेके फिर उधर भी दे सके और खुद अपने पास भी पैसा रख सके। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। तो संथाल लॉस्ट कंट्रोल ओवर देयर लैंड एंड देयर ओल्ड ट्राइबल सिस्टम। ठीक है, राजमहल फॉरेस्ट में, ये बेसिकली जो राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं उसी में ये रहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस एरिया को दमीने को डिमार्केट कर दिया था, और प्रॉमिस क्या किया था कि वी विल नॉट इंटरफेयर, मतलब कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा आपके लाइफ में, आप लोगों के कल्चर में, आप लोगों के कस्टम में। बट क्या हुआ कि ग्रेजुअली जो है बाहर से लोगों को लाके बसाया जाने लगा। और अगर आप मैप को थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रेलवे लाइन वगैरह भी बिछाने वाले रीजन में था। बंगाल से मतलब बिहार होते ये जो गया वाला रेलवे लाइन गया हुआ है, फिर इधर जो रांची वाला जो रेलवे लाइन जाता है, इधर से नीचे जो जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि मतलब अब रेलवे लाइन भी बिछाना है, जंगली एरिया है तो जंगल भी चाहिए, लकड़ी भी चाहिए, रेलवे लाइन बिछाने के लिए लकड़ी भी चाहिए था, स्लीपर्स बनाने के लिए। तो इन सब वजहों से क्या है ना, और बाहर से जो लोग आके बस रहे थे, बाहर से लोगों को लाके अंग्रेजी हुकूमत बसा रही थी ताकि वो जंगल को साफ करे, वहाँ पे लैंड बनाए और उस लैंड से फिर उनको रेवेन्यू कलेक्ट हो। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। तो जो लोग बाहर से आते हैं तो वो फिर ट्राइबल्स को एक्सप्लॉइट करना शुरू करते हैं, उनके ज़मीनों पर कब्जा कर लेते हैं, उनको पैसा देते हैं, और उस पैसे को जब वापस लेते हैं तो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे लेते हैं, जो वर्चुअली वो कभी पे ही नहीं कर पाते, यानी विशियस साइकिल ऑफ गरीबी में फंस जाते हैं। फिर इनको बॉन्डेड लेबर बना दिया जाता है, विमेंस का सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन होता था। तो ये सब चीज़ें थी। तो सारा ग्रीवांसेस जो है वो जमा हुआ था संथाल्स के अंदर में। ठीक है,
और वही चीज़ है कि बार्टर सिस्टम पहले ये करते थे, लेकिन ट्रबल पेइंग द जमींदार इन कैश, तो कैश में दे नहीं सकते थे, कैश होता नहीं था, तो कैश कहाँ से आएगा, तो मनी लेंडर से लिया। मनी लेंडर से क्यों लिया, ताकि वो कैश जमींदार को दे सके। अब जमींदार को तो दे दिया, बट मनी लेंडर को भी तो चाहिए ना, कैश प्लस इंटरेस्ट। अब ये इतना हाई इंटरेस्ट होता था कि ये कभी पूरा नहीं कर पाते थे, तो जमींदार को तो पैसा दे ही रहे मनी लेंडर के लिए भी, फिर इनको अपना ज़मीन गिरवी रखिए, सारा कुछ दे दीजिए और बॉन्डेड लेबर बन के काम कीजिए। तो ये सब चीज़ें चलती थी, और इसलिए बाहर वालों को एक टर्म दिया था इन्होंने, दिकू। ठीक है, तो कोई भी ट्राइबल एरिया में आप जाइएगा तो बाहर वालों को मतलब दिकू एक टर्म दिया गया था, डेरोगेटरी रिमार्क है, ये बाहरी हैं, दिकू हैं। ठीक है, तो ये चीज़ था। अब इन्हीं के बीच में क्या है कि ये पूरा संथाल रिवोल्ट होता है। तो जो संथाल रिवोल्ट हम लोग पढ़ रहे हैं कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, क्या थे, नहीं थे, तो ये उसका बैकग्राउंड है संथाल रिवोल्ट का। ठीक है, कि संथाल रिवोल्ट कैसे हुआ, क्या मतलब इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो सिद्धो कानू चांद भैरव 4 भाई थे। सिद्धो कानू का नाम है यहाँ पे, चांद भैरव नहीं है, ये कुछ तस्वीरें हैं। ठीक है, गुरिल्ला वारफेयर इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, और ये एक डिबेट है। संथाल रिवेलियन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसको संथाल हुल भी बोला जाता है। तो संथाल रिवेलियन को बोला जाता है कि क्योंकि ये 1855 में हो गया था और 1857 से पहले हुआ था, तो इसलिए बोला जाता है कि फर्स्ट रिवोल्ट फॉर इंडिपेंडेंस जो है ना, वो संथाल हुल को देना चाहिए। बट चूंकि ये बहुत कम और लिमिटेड एरिया में था तो नहीं दिया गया, और 1857 को हम लोग मान के चलते हैं कि फर्स्ट मतलब इंडिपेंडेंस रेबेलियन हमारा है आज़ादी के लिए। तो संथाल हुल भी जो है उसके बराबर में आके खड़ा होता है, और ये एक डिबेट चलता है। तो दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संथाल विद्रोह, सिद्धो कानू चांद भैरव 4 भाई थे, देखिए यहाँ पे चारों का नाम दिया हुआ है। ठीक है, और ये विद्रोह होता है, फिर इसमें गुरिल्ला वारफेयर करते हैं, वायलेंस होता है, सब कुछ होता है, लेकिन अब तीर धनुष और भाला से, तलवार से तो अंग्रेजों से लड़ाई नहीं की जा सकती थी। तो फाइनली इनको अरेस्ट किया जाता है, इनको मतलब कानूनी कार्रवाई की जाती है, और पूरे मूवमेंट को दबा दिया जाता है 4-5 साल के अंदर में। ठीक है, और इनके ट्राइबल एस्पिरेशन को फुलफिल करने के लिए संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1876 लाया जाता है, जो सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफर करता है ट्राइबल अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, लैंड वैंड को लेके थोड़ा सा, जो जैसे आज के भी झारखंड के एरिया में आप जाएंगे तो एक छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है और एक संथाल परगना टेनेंसी एक्ट है, जिसमें ट्राइबल्स के लैंड को नॉन ट्राइबल्स को ट्रांसफर करना मना है। ठीक है, तो ये एक्ट का जो ओरिजिन है वहीं से हो रहा है, और इसका ओरिजिन संथाल रेबेलियन से हो रहा है। तो दैट्स वाई संथाल रेबेलियन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको मेंस के लिए और डिटेल में पढ़ना है, यहाँ फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। उनका गांव भगनाडी था, राजमहल सब डिवीज़न में ही। 30 जून 1855 को ये पूरा रेबेलियन शुरू होता है इस वाले रीजन में, और भागलपुर यहीं वाला एरिया है। ठीक है, संथाल विद्रोह 1855 to 57 का फैलाव कहाँ कहाँ, बर्धमान से लेके भागलपुर। तो आप देख लीजिए कि ये पूरा मतलब ये तो अभी अभी का झारखंड वाला एरिया है, प्लस यहाँ भागलपुर वाला एरिया ऐड कर दीजिए, और इधर बर्धमान वाला एरिया जो बंगाल वाला है। तो ये पूरा एरिया जो है संथाल रेबेलियन से इम्पैक्टेड था। ठीक है, भभुआ से कटिहार नहीं, रोहतास से रांची नहीं, बर्धमान से लेकर किशनगंज नहीं, बर्धमान से लेकर भागलपुर। तो बंगाल, झारखंड और बिहार तीनों स्टेट को इसने इम्पैक्ट किया था। ठीक है, और संथालों ने लगभग मुक्त करा रखा था, अपना रूल चला रहे थे वो लोग, और 10 से 15 हज़ार का फौज था उनका, जो कि कुछ भी कर गुजरने मरने के लिए तैयार था। चूंकि वायलेंस हो रहा था तो मार्शल लॉ लगना ही था। 10 नवंबर 1855 को मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। ठीक है, संथाल परगना जिले का गठन किया जाता है कब, संथाल विद्रोह के बाद। किस अंग्रेज कमांडर को हराया था संथालियों ने, मेजर बारो को इन्होंने हराया था। जब मेजर बारो को हराते हैं तो उसके बाद फिर एक दूसरा मेजर आता है जो कि संथालियों को हराता है, उनको सबसाइड कराता है, और ये 2005 में पूछा गया था। बट वेरी मतलब लीस्ट लाइकली कि इस तरह का सवाल अब बीपीएससी पूछेगा, बट फिर भी पूछा गया तो इसको याद रखेंगे, मेजर बारो ने। ठीक है, संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 55-56 में हुआ था। अब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे ऐसा क्यों दिया गया है। कब हुआ था, 1855 में शुरू हुआ था, 57-58 तक चला था। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन है। तो इसको मतलब जो संथाल विद्रोह कब हुआ था ये ठीक है, अवधि जो बोला 55-57 तो 58 तक भी चला था। तो यहाँ पे तो खैर ऑप्शन में भी 58 नहीं है। ठीक है, संथालों ने अपनी सरकार की घोषणा कहाँ की थी, तो भागलपुर राजमहल वाला जो एरिया था उसी में, जो मैप में भी आपको यहाँ पे दिखाया, तो वहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट मतलब इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट अपना चला रहे थे। तो ये था संथाल मूवमेंट के बारे में। अब थोड़ा सा चेरो मूवमेंट के बारे में देख लीजिए। अगर आपको याद होगा तो बिहार का मैप बना बना के जो आपको दिखाते थे कि चेरो रूल्स यहाँ शाहबाद वाला रीजन में चलता था, लेकिन जब उज्जैनिया डायनेस्टी के लोग आते हैं तो चेरो जो है वो साउथ चले जाते हैं, यानी कि ये जो पूरा पलामू वाला रीजन है, ठीक है, झारखंड का पलामू वाला जो रीजन है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट रीजन। जैसे इधर संथाल का रीजन हमने देखा, ये संथाल रीजन है, तो ये पूरा पलामू रीजन है। ठीक है, और ये इधर वाला छोटा नागपुर रीजन है, पूरा रांची वाला एरिया जो है।
ये पलामू रीजन है। तो इधर चेरो शिफ्ट हो जाते हैं, कहाँ से, शाहाबाद वाले एरिया से। तो वही चेरोज हैं, उन्हीं के बारे में पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा जयनाथ सिंह को। तो बेसिकली पहले हम चेरोज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है। चेरो विद्रोह जो हुआ था ना, ये इस रीजन में हुआ है, पलामू रीजन में। क्यों हुआ था? वही गद्दी की दावेदारी के लिए लड़ाई झगड़ा चल रहा था आपस में लोगों का। तो चेरो विद्रोह में क्या हुआ कि जो शासक चित्रजीत राय थे वहाँ के, और उनके दीवान जो जयनाथ सिंह थे, तो नाम याद रखें या न रखें, चेरो विद्रोह 1770 के आसपास हुआ था। देखिए 1757 में प्लासी हो चुका है, 1764 में बक्सर हो चुका है। अब इसके बाद पूरे देश का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। तो जो भी लोकल जमींदार थे, जो भी लोकल राजा थे, किसी को बहुत फायदा होने वाला है, किसी को बहुत नुकसान होने वाला है। तो जिसको नुकसान होने वाला है वो विद्रोह करेगा। तो चेरो विद्रोह जो है उसी के कंटिन्यूटी में एक विद्रोह है पलामू के रीजन में, ठीक है। तो ये दोनों राजा थे, इनके दीवान थे, पलामू की राजगद्दी की दावेदारी कर रहे थे। गोपाल राय जो थे इनके कॉम्पिटिटर थे, इनके भाई या चचेरे भाई कोई होंगे, ठीक है। तो इनको अंग्रेज सपोर्ट कर रहे थे और इनको दबा दिया जाता है और गोपाल राय को राजा बना दिया जाता है। अब हम जानते हैं कि एक लड़ाई से तो मैटर सेटल होता नहीं है। पलासी हुआ तो उसके बाद बक्सर होता है। एंग्लो मराठा वॉर ही देख लीजिए या एंग्लो मैसूर वॉर देख लीजिए, ठीक है। तो एक लड़ाई के बाद फिर ट्रीटी, फिर दूसरा लड़ाई, फिर ट्रीटी, फिर तीसरा लड़ाई। क्यों? क्योंकि जब तक पूरी तरह से कोई एक पार्टी एग्जॉस्ट ना हो जाए, लड़ाई खत्म नहीं होता है। तो चेरो विद्रोह में क्या हुआ कि हार तो गए ये लोग, लेकिन इनका जो दीवान था वो भोक्ता सरदार था। तो अब यहाँ से ये विद्रोह करते हैं और इसलिए उस विद्रोह का नाम भोक्ता विद्रोह है, ठीक है। तो भोक्ता विद्रोह और चेरो विद्रोह दोनों को एक साथ याद रखेंगे कि चेरो विद्रोह गद्दी के लिए हुआ था। और चेरो रीजन में, चेरो ट्राइबल्स रीजन जो है पूरा, ये पलामू वाला रीजन है वहाँ पे, और उसी के कंटिन्यूटी में भोक्ता विद्रोह हुआ है, ठीक है। और विद्रोह याद रखने के लिए आपको तरीका बता दिए कि 1757 और 1764 के बाद से ये सब चीज़ें जो है प्रोमिनेंट हुई। और आप देखिए कि उसके बाद कितना सारा विद्रोह हुआ है, ठीक है। और भोक्ता और चेरो दोनों साथ में मिलकर लड़ते हैं, लेकिन फिर भी उनको हरा दिया जाता है और गोपाल राय को राजा बनाया जाता है। तो ये था चेरो का विद्रोह। और इसमें कोई अगर आपको देखना है, हाँ, ये बाद में एक चेरो विद्रोह और होता है 1800 और 1818 ईस्वी में, ठीक है। उसमें भूखन सिंह जो है उसके लीडर है, यहाँ पे खैर भूषण सिंह नाम दिया है, बट ये भूखन सिंह नाम था इनका, ठीक है। और वही ज़्यादा वसूली के लिए, पट्टों को लेके, लैंड रिफॉर्म को लेके ये सब चीज़ चला। और इसको शांत करने के लिए जो है सरकार जमींदारी पुलिस बल बनाती है। जमींदारी पुलिस बल चेरो आंदोलन सेकेंड जो होता है 1800 1818 ईस्वी में जो होता है, ठीक है। तो इस तरह से सवाल बहुत बार पूछा जाता है मेंस में कि भाई कि क्या क्या विद्रोह हुआ था। तो ये 3 4 5 विद्रोह अगर नाम आपको याद रहे ना, मेन संथाल और मुंडा तो सबको याद रहता है, लेकिन एक आध चेरो विद्रोह अगर याद रह जाए तो लिखने पे इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर। अंग्रेजों ने चेरो विद्रोह के समर्थक राजा गोपाल राय को बंदी बना लिया। बाद में गोपाल राय भी समर्थन करने लगते हैं, तो इनको बंदी बना के पटना भेज दिया जाता है, ठीक है। पटना में कैद कर लिया जाता है। चेरो ने किसके नेतृत्व में खुला विद्रोह किया था? तो वो जो सेकेंड वाला विद्रोह की हम लोग बात कर रहे हैं, भूषण सिंह के उसमें नेतृत्व में। यहाँ से आता है मुंडा विद्रोह, जो मोस्ट फेमस है। बिरसा मुंडा, जिनको धरती आबा है ना, और भगवान बिरसा मुंडा इस उपाधि से इनको नवाजा गया है। तो मुंडा विद्रोह उन्हीं के नेतृत्व में हुआ था और इसी विद्रोह को उलगुलान भी बोला जाता है। जैसे संथाल विद्रोह को हूल बोला जाता है, मुंडा विद्रोह को उलगुलान बोला जाता है। तो ऑप्शन में संथाल के साथ उलगुलान और मुंडा के साथ हूल रहे तो कंफ्यूज नहीं करना है ना। संथाल के साथ हूल और मुंडा के साथ उलगुलान। तो इस भी मूवमेंट को देख लेते हैं। एक तो ये देखिए बिरसा मुंडा की असली तस्वीर है, और ये बिरसा मुंडा जब इनको जेल कर दिया गया था, इनको अरेस्ट किया गया था 1900 में, जनवरी 1900 में, ठीक है। तो ये उनकी ओरिजिनल तस्वीर है, ठीक है। मुंडा रेवेलियन के बारे में देख लीजिए, बैकग्राउंड क्या है। मुंडा वाज अ ट्राइब बेस्ड इन छोटा नागपुर रीजन। छोटा नागपुर रीजन जो झारखंड के मैप में बीच वाला एरिया आता है, रांची और उसके आसपास का एरिया। कारण क्या है? कारण वही जमींदार, ब्रिटिश, मिशनरीज, एग्जॉर्बिटेंट रेट पे जो मनी लेंडर्स पैसा देते थे और बदले में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देते थे, वो रीज़न था। खुटकट्टी सिस्टम जो इनका ट्रेडिशनल सिस्टम था, जैसे संथाल्स का ट्रेडिशनल सिस्टम डिसरप्ट हुआ, इनका खुटकट्टी सिस्टम था। खूंट कट्टी सिस्टम, आज भी खूंट वर्ड यूज़ किया जाता है बिहार के गाँव में। हम लोग के गाँव में बोला जाता है कि कै खूंट लगा, कितना खूंट लगा, 4 भाई में बढ़ता है तो 4 खूंट लगना होता है। तो खुटकट्टी सिस्टम था, ठीक है। खुटकट्टी सिस्टम में क्या है कि होल क्लैन, पूरा परिवार, पूरा क्लैन जो है ना, ज्वाइंटली ओन करता था लैंड को और खेती करता था, ठीक है। बट ये लैंड सिस्टम डिसरप्ट हो गया। देखिए ज्वाइंटली ओन करता था तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, शांति से सब कुछ चल
चल रहा था। बट ब्रिटिशर्स आए, लैंड को कमोडिफाई कर दिया गया। कमोडिफाई करने का मतलब क्या कि ज़मीन का खरीद बिक्री, ज़मींदारी सिस्टम सब कुछ। तो जो ज़मीन पहले शांति से रह रहा था वहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया। ठीक है, अब जागीरदार ज़मींदार सब आएंगे। अब ज़मींदार आएंगे, उनको लैंड मिल जाएगा, तो अब ज़मींदार क्या करेंगे, वो लगान वसूलेंगे। अब गरीब किसान को, गरीब मुंडा को लगान देना है तो उनके पास कैश नहीं है, तो वो जाएंगे मनी लेंडर के पास। मनी लेंडर के पास जाएंगे तो मनी लेंडर बहुत हाई इंटरेस्ट रेट इनसे लेगा। ठीक है, तो ये ले तो लेंगे और लेके जमींदार को देते देंगे, लेकिन अब मनी लेंडर के चंगुल में फंस जाएंगे। अब अगली बार लेने के लिए फिर इनसे लेना है, तो पूरी तरह से इनके चंगुल में फंसे रहेंगे। और फाइनली क्या है, जमींदार को रेंट देना भी बंद कर देंगे, क्योंकि रेंट दे नहीं पाएंगे तो जमींदार क्या करेगा, इनको हटा देगा और किसी और को जमीन दे देगा। ठीक है, तो इस वजह से ये परेशान होंगे। तो इनकी लड़ाई जो है जागीरदारों, जमींदारों, मिशनरीज और जो भी इनके सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा था उनसे था। लैंड ओन बाय मुंडाज वेर सीज्ड और फॉरफिटेड, और इनको बेगारी के लिए काम करने के लिए परेशान किया जाता था। दिकू आउटसाइडर्स को बोला जाता था। ठीक है, और बेगार हर एक्सप्लॉइटेड कम्युनिटी के साथ ये चीज़ है कि फोर्स टू वर्क, फोर्स टू वर्क। तो ऐसा नहीं कि मुंडा के साथ अलग है, संथाल के साथ अलग है। जो भी कमजोर कौम बन जाती है तो उनको बेगारी करवाया जाता है। तो फोर्स्ड वर्क में कभी कंफ्यूज नहीं होना, ऑप्शन में आए तो मारना है इसको। ठीक है, दिकू है, आउटसाइडर्स को दिकू बोलते थे। अब फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट घोषित कर दिया। जैसे आज का नेशनल पार्क है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो क्या है कि वहाँ पे आप जाके लकड़ी काट नहीं सकते हैं, ये वो। ठीक है, बट ट्राइबल्स के लिए बहुत सारा राइट भी दिया गया है। उस समय क्या था, फॉरेस्ट को डायरेक्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बना दिया। अब भाई जंगल से वो लोग अपना, जैसे एक तो कि उनका सेक्रेट ग्रुप है, सरना की पूजा करते थे। ठीक है, साल, महुआ, ये सब का पूजा करते हैं। उसके अलावा जंगल से पत्ता लकड़ी वगैरह चुनते थे। अब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कर दिए तो ये सब चीज़ें बंद हो गई। जब बंद हो गई तो फिर और दिक्कत, और बेगारी का हमने बताया ही आपको कि वेजलेस लेबर। ठीक है, ये सब के बीच में अब होता क्या है कि जब कोई भी कौम, कोई भी कम्युनिटी जो है परेशान रहती है, तो अपना परेशानी तो है उसके पास। अब परेशानी के साथ क्या होता है कि एक इंटेलेक्चुअल चाहिए जो उसको परेशानी बता सके कि इसका सॉल्यूशन क्या है, और एक लीडर चाहिए जो इंटेलेक्चुअल के बताए हुए रास्ते पे चले और कोई मूवमेंट, कोई रिवॉल्ट, कोई रिवेलियन खड़ा करे। और इनका मासेस का काम क्या होता है, सपोर्ट करना, सपोर्ट करना। जब ये सपोर्ट करते हैं तो ये मूवमेंट सक्सेसफुल अगर हुआ तो इनका डिमांड पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो बिरसा मुंडा जो है, बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। ठीक है, वो एक तरह से इनके लिए इंटेलेक्चुअल का काम करते थे। और बिरसा मुंडा खुद भी काफ़ी पढ़े लिखे थे, जर्मन और ब्रिटिश मिशनरी दोनों के संपर्क में थे। दोनों से इन्होंने मतलब अच्छा खासा इंग्लिश का पढ़ाई किया था। और इनके बारे में और भी कहानियाँ हैं। ठीक है, जैसे बचपन की कहानी अगर इनको आपको बताएं तो एक बार इनको, इनके घर में खाने के लिए पैसा नहीं था, तो आदिवासियों में तो हम जानते हैं कि सबको दफनाया जाता है। तो ये एक लेडी थी जिनको दफनाया गया था, तो उनके दफन किए गए सबको निकाल के उनके हाथ से कंगन निकाल लिए तो उसको बेच के खाना लेके आए थे। तो इसलिए इनका नाम बालू बिरसा रख दिया गया। बालू बिरसा का मतलब कि पागल बिरसा, है ना। तो ये सब इस तरह की कहानी है इनके साथ। अगर इनका आप ऑटोबायोग्राफी पढ़िएगा तो बहुत मतलब खासकर वो जो झारखंड के एस्पिरेंट्स होंगे तो जब इंटरव्यू देने के लिए आएंगे तो उनसे बिरसा मुंडा के बारे में पूछा जाएगा तो ऑटोबायोग्राफी पढ़िएगा। नाम भी बता देते हैं बुक का, के सिंह, रिटायर्ड आईएएस हैं, उन्हीं का बुक है, बिरसा मुंडा के पे लिखा हुआ है। इससे बेहतर किताब आपको फ़िलहाल तो नहीं मिलेगा। और अगर आप कहेंगे ये बाद में देखा जाएगा, इसका समरी है मेरे पास, तो वो भी मैं आपको हैंड रिटन नोट्स है वो मैं अपलोड कर दूंगा। तो इनका जन्म 1875 में होता है। ठीक है, कांग्रेस बनने के 10 साल पहले सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस समय मूवमेंट देश में चला रहा है, उस समय बिरसा का जन्म होता है। एक पर्सपेक्टिव के लिए बिगेन टू अंडरस्टैंड, चीज़ों को समझना शुरू कर दिया इन्होंने खुद से, क्योंकि खुद भी एजुकेटेड थे। और इनके गुरु थे आनंद पांडे, वो भी इनको ज्ञान दे रहे थे। इनको पता था कि गोल्डन एज ऑफ मुंडा, जब कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, कोई ब्रिटिशर्स नहीं था, कोई आउटसाइडर नहीं था, कोई दिक्कू नहीं था, तो बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से लोग रहते थे। ठीक है, और इसको बदहाल, बेकार, खराब होते हुए इन्होंने देखा था। तो इनका था कि पॉजिटिव पॉलिटिकल प्रोग्राम बनाया जाए, मतलब जीत, आज़ादी, है ना, संप्रभुता, सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस, ये चाहिए। और इसको पाने के लिए मतलब रिलीजियस इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, मिशनरी से भी आज़ादी और ब्रिटिशर्स से भी आज़ादी, और दिक्कू से तो आज़ादी ही आज़ादी। ठीक है, और मुंडा जो है वो रियल प्रोप्राइटर ऑफ सॉइल है, मतलब ज़मीन के, धरती के असली मालिक हैं। तो इसलिए मुंडास को उनका राइट मिलना चाहिए। तो अब ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि भाई मूवमेंट शुरू करना होगा, लेकिन मूवमेंट शुरू करने के लिए ये इनका मूवमेंट, चूंकि यहाँ पे हम लोग देख लिए कि पॉलिटिकल के साथ साथ रिलीजियस है, तो रिलीजियस एलिमेंट भी आएगा। तो ये बोलते हैं कि सुपरस्टिशन, अंधविश्वास को बंद करो, एनिमल सेक्रीफाइस को खत्म करो, हड़िया पीना, इंटॉक्सिकेंट्स पीना खत्म करो, सेक्रेट थ्रेड्स, इसलिए बोला जाता है कि थोड़ा सा हिंदुइज्म से भी प्रभावित थे, वैष्णविज्म से भी प्रभावित थे, और इनके गुरु आनंद पांडे थे ही थे, है ना। तो उससे भी आपको पता चला होगा। तो सेक्रेट थ्रेड पहनने के लिए बोलते थे, और
मतलब कि कसम खाना और बाकी सब चीज़ें वो चीज़ें हैं। और सरना का पूजा करने के लिए बोलते थे। सरना बेसिकली सेक्रेड ग्रोव्स होता है, जंगल में एक एरिया, जैसे कंतारा, किसी ने अगर मूवी देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो सेम उसी तरह से सरना होता है कि भाई जंगल में एक एरिया होता है और वो बहुत प्रीसियस, बहुत पायस, बहुत रिलीजियस फेथ वहाँ से जुड़ा होता है, उसकी पूजा की जाती है। वहाँ पे सरना में बेसिकली साल का पेड़ होता है। ठीक है, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, मतलब पुराना जो मुंडा कल्चर था उसको रिवाइव करना है। रिवाइवलिज्म के बारे में पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा सा बात किया भी था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है। तो 1890s में ये पूरा मोबिलाइज करते रहते हैं लोगों को, पूरा अपना मतलब एक तरह से कहिए, मतलब खराब वे में नहीं बोल रहा, अपना गैंग बनाना कि भाई पहले गैंग बनाएंगे तभी तो गैंग वॉर होगा ना ब्रिटिशर से। ठीक है, तो 1890s में ये लोगों को मोबिलाइज कर रहे थे, उनको ट्रेन कर रहे थे। 1894 में ये डिक्लेयर करते हैं कि नाउ वी विल रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड वी विल इस्टेब्लिश मुंडा राज। ठीक है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो मुंडा राज इस्टेब्लिश हो जाएगा, सतयुग आ जाएगा। ठीक है, रिलीजियस टेंट इसको दिया गया था। ठीक है, और हर मूवमेंट को एक तरह से कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर रिलीजियस टेंट दिया जाता है ताकि लोग थोड़ा ज़्यादा मोटिवेट, ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। ठीक है, इंडियन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट जब हमें 1920s का पढ़ते हैं तो उसमें भी ये चीज़ पढ़ते हैं कि भाई दुर्गा जी का कसम खाया जाता था, काली जी का कसम खाया जाता था। ठीक है, तो इनके लीडरशिप में 1899 में हालांकि ये वायलेंस नहीं करना चाहते थे, बट बाकी जो इनके सपोर्टर्स थे ना, उनका कहना था कि भाई जब तक मारपीट नहीं होगा, अटैक अभी नहीं करेंगे तो नहीं जीत पाएंगे। मुंडा को पता था, पढ़े लिखे तो उनको पता था कि वायलेंस करेंगे तो मूवमेंट को दबा दिया जाएगा। लेकिन चूंकि अगर ये नहीं रेडी होते तो जो इनके सपोर्टर थे, जो मास बेस था, वो चला जाता यहाँ से। ठीक है, तो इसीलिए इनको मजबूरी में एक्सेप्ट करना पड़ा था और इसलिए फिर 1899 से वायलेंट अटैक शुरू हो गया था। ये सब उनके ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है। ठीक है, और फाइनली 1900 में 9 जनवरी को इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, रेबल्स को डिफीट कर दिया जाता है, इनको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है और फिर रांची के जेल में इनको, जिसको कि अभी बिरसा मुंडा कारागार बोलते हैं, वहाँ पे शायद इनकी मृत्यु जॉन्डिस से वहाँ पे हुई थी। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस क्या है, कुड नॉट रीच द डिजायर एंड, ठीक बात है, लेकिन छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1900 एक्ट पास किया गया, जैसे उधर संथाल परगना टेनेंसी एक्ट पास किया गया था। खुदकट्टी राइट को और बेतबेगारी को खत्म किया गया, खुदकट्टी राइट को इस्टेब्लिश किया गया, री इस्टेब्लिश किया गया। जो खुदकटिया सिस्टम हमने ऊपर पढ़ा था कि पूरे क्लैन जमीन का, लैंड का मालिक होता है, साथ में खेती करता है। ठीक है, तो ये था मुंडा रिवोल्ट। अब देख लेते हैं कि इम्तियाज अहमद में क्या क्वेश्चन दिया गया है। मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे, बीपीएससी में आया हुआ है। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था कब? 1895 में, यानी 94-95, 1894 भी यहाँ पे दिया गया है, लेकिन यहाँ 1895 आंसर में है। तो somebody प्लीज़ कंफर्म दिस इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, अदरवाइज मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा कि 94 होगा इसका आंसर या 95 होगा। ठीक है, ये भी बीपीएससी में आया हुआ है। उनका कार्य क्षेत्र कहाँ था? रांची में कार्य क्षेत्र था, छोटा नागपुर वाला एरिया में। सोते हुए 3 फरवरी 1900 को पकड़ा गया था। रहने वाले बुंडू तमाड़ के थे। ठीक है, रांची से थोड़ा सा आउटस्कर्ट में है, जहाँ पे धोनी जाते हैं पूजा करने के लिए देवड़ी मंदिर में, तो वो तमाड़ वाला रीजन है। ठीक है, और विश्व पिता का अवतार माना गया था, नया पैगंबर माना गया था, बिरसा मुंडा को धरती आबा माना गया था कि सतयुग लेके आएंगे ये धरती पे। ठीक है, और अब बाद में जब इनकी मृत्यु भी हो जाती है जेल में, तो लोगों का यही मानना होता है कि वो मरे नहीं हैं, वो मिट्टी का शरीर हो गए हैं, शरीर को छोड़ दिए हैं और आसमान चले गए हैं, आसमान से फिर वो सही समय पर वापस धरती पे लौटेंगे। ये इनके बारे में किंवदंती है। इनके बारे में एक और कहानी आपको इंटरेस्टिंग बता दें कि जब लोगों ने बोला कि हम कैसे उनका सामना करेंगे, उनके पास गोली बंदूक है, दूर से गोली मार देता है, तो बिरसा मुंडा बोले कि हिम्मत के साथ लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो खूंटी पुलिस स्टेशन पर जब लोग अटैक करते हैं ना, तो ये लोग पहाड़ पर खड़े रहते हैं, वहाँ से तीर चलाते हैं और यहाँ 2-3 हवलदार रहता है और इनके पास पुराना राइफल रहता है। तो जब ये गोली चलाते हैं तो गोली वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है मुंडा रेबल्स के पास। ठीक है, तो इनको गोली लगती नहीं है, बट आवाज़ करता है, और जब ये तीर चलाते हैं तो इनको तीर लग जाता है, ये मर जाते हैं। और इन लोग को क्या लग जाता है उसके बाद, क्या फिर बात फैलाया जाता है कि गोली चला, लेकिन बिरसा मुंडा के आशीर्वाद से वो गोली जो है पानी बन गया था, किसी को लगा नहीं। ठीक है, ये चीज़ है। किसने गिरफ्तार किया था? मियर्स ने गिरफ्तार किया था। तो M4 मुंडा, M4 मियर्स। ठीक है, और इनका जो सबसे विश्वस्त सहयोगी था गया मुंडा। इनके लिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसे नाना साहब और तात्या टोपे वाला हिसाब किताब है, या नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाला हिसाब किताब है। तो वो चीज़ है कि गया मुंडा इनके लिए सारा फील्ड वर्क, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग सब कुछ करते थे। इनको भी गिरफ्तार किया जाता है और इनको भी फांसी दे दिया जाता है। तो जब कहानी आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे तो उससे पता चलेगा कि मतलब ये कितने इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे बिरसा मुंडा के लिए। लक्ष्य क्या था? आंतरिक शुद्धि, अपने कल्चर का, अपने समाज का, विदेशी राज की समाप्ति, जमींदारों से मुक्ति,
मुक्ति, सारा कुछ लक्ष्य था, रिलीजियस लक्ष्य भी था, सोशल पॉलिटिकल सब कुछ। ठीक है, एक बढ़िया पूरा स्टेट बनाना था जिसमें कि एक्सप्लॉइटेशन ना हो, सब हारमोनी के साथ एक दूसरे के साथ रहें, ये चीज़ है। ठीक है, इसके बाद देखिए बिहार में कुछ अन्य आंदोलन, तो जब देखिए प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर हो गया तो रिवोल्ट ऑफ 1781 होता है। ठीक है, ब्रिटिश तो बिहार को एक्वायर कर ही लेता है बक्सर और प्लासी के बाद। तो जुगल किशोर जो है ना, जुगल किशोर है राजा जमींदार बेतिया के, वो रिवोल्ट करते हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ बिहार बेतिया जो है उसके जमींदार थे जुगल किशोर, तो वो रिवोल्ट करते हैं। चैत सिंह जो है वाराणसी के, ये भी रिवोल्ट बहुत फेमस है, चैत सिंह घाट भी है, अगर आप 80 घाट जाएंगे बनारस में तो 1781 में करते हैं। ये बड़ा रिवोल्ट करते हैं और इन्हीं के रिवोल्ट का फायदा उठा के बिहार में जो छोटे छोटे 2-3 स्टेट वाले थे, जमींदार थे, वो जैसे फतेह बहादुर शाही, ठीक है, ये गुरिल्ला वारफेयर पहले से इनका चल रहा था, लेकिन जब चैत सिंह वाराणसी में रिवोल्ट कर देते हैं तो फतेह बहादुर शाही गुरिल्ला वॉरफेयर को और इंटेंसिफाई कर देते हैं, 20-25 हज़ार लोग और रिक्रूट कर लेते हैं और अटैक करते हैं ब्रिटिशर्स पे। हालांकि इनको कैप्चर कर लिया जाता है और मार दिया जाता है। सिरिस कुटुंबा औरंगाबाद, ठीक है, यहाँ पे राजा नारायण सिंह थे, वो भी फतेह सिंह को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और लेकिन फिर इनको भी बाद में दबा दिया जाता है। राजा अकबर अली हैं गया डिस्ट्रिक्ट के, ये भी रेबल करते हैं, इनकी भी जमींदारी बाद में कॉन्फिस्केट कर ली जाती है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि नाम जैसे इसमें इम्तियाज अहमद में दिया हुआ था कि गया जिले में कौन थे, तो नारायण सिंह थे, बंदी के रूप में उनको ढाका भेज दिया जाता है। नरहट गया जिले में अकबर अली, और सिरिस कुटुंबा में कौन थे, तो सिरिस कुटुंबा में जो हमने अभी नाम देखा इनका राजा नारायण सिंह। ठीक है, तो ये है। और हसन अली खान के बारे में तो हमने 1857 रिवोल्ट में ही देखा था कि तिरहुत के पुलिस जमादार थे मुजफ्फरपुर वाला एरिया में, और इन्फॉर्मेशन लीक करने के लिए इनको गिरफ्तार करके सजा दिया गया था। नोनिया विद्रोह की अगर बात करें तो 1770 से 1800 तक चला, मतलब 30 साल तक चला, काफ़ी लंबा विद्रोह था। तो ये विद्रोह क्या है, नोनिया बेसिकली एक कम्युनिटी को बोला जाता है जो कि सोरा कलेक्ट और प्रोड्यूस करते थे। सोरा क्या होता था, सोरा जिससे कि गन पाउडर बनाया जाता है। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स को गन पाउडर बनाना था तो वो लेते थे इसको, तो वो आसामी के माध्यम से, मतलब मिडिल मैन के माध्यम से लेते थे। लेकिन वो सोरा खरीद बिक्री में क्या होता था ना कि नोनिया को बहुत नुकसान होता था। ठीक है, औने पौने दाम पे खरीदा जाता था। तो ये क्या किए कि गुप्त रूप से व्यापारी को सोरा बेचने लगे। ठीक है, और ये बात किसको पता चल गया, कंपनी को पता चल गया। तो इसलिए उन्होंने अपना काम शुरू किया, मतलब दबाना और क्रूरता शुरू की, और इसके विरोध में नोनिया लोग जो है विद्रोह करते हैं। तो ये नोनिया रिवोल्ट है। ठीक है, सोरा के उत्पादन के चलते हुआ था। ठीक है, सोरा उत्पादन क्षेत्र कहाँ है, हाजीपुर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया, गंगा के नॉर्थ वाला एरिया में देखिएगा तो मोस्ट ऑफ द एरिया में सोरा का उत्पादन होता है। लोटा विद्रोह बड़ा इंटरेस्टिंग विद्रोह है कि लोटा विद्रोह क्या है, बेसिकली 57 के पहले 1856 में ही मुजफ्फरपुर में वो हसन अली का तो हमने देख ही लिया ना, ये जो तिरहुत के जमादार थे हसन अली खां। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर में ये सब चीज़ें चल रही थी। 1856 में ही लोग वहाँ पे गुस्से में थे। तो हुआ क्या कि 1856 में पहले वहाँ जेल में जो कैदी, मुजफ्फरपुर जेल में जो कैदी थे, उनको पीतल का लोटा दिया जाता था यूज़ करने के लिए, लेकिन कॉस्ट कटिंग करने के लिए मिट्टी का लोटा बना दिया गया। अब ये लोग जो कैदी जो थे वो विद्रोह करने लगे जेल के अंदर। तो जेलर्स को लगा, क्योंकि माहौल गर्म था, 1856 का माहौल है, माहौल गर्म है अभी, तो उनको लगा कि अगर इनका बात नहीं माना गया तो ये विद्रोह बाहर भी फैल सकता है। ठीक है, अब लोटा के चक्कर में अगर विद्रोह हो जाए तो ये तो भाई किसी भी, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी हो चाहे मेरा कंपनी हो, तो बड़ा शर्म का बात होगा कि लोटा के चक्कर में विद्रोह हो गया। तो वही उन लोग इसका बात मान लेते हैं, मिट्टी की जगह फिर से पीतल का लोटा देना शुरू करते हैं। दिस इज नोन एज लोटा विद्रोह। ठीक है, इसके बाद देखिए खरवार विद्रोह भू राजस्व व्यवस्था के लिए बिहार में हुआ था। चौरी विद्रोह क्वेश्चन आया था 1798 में हुआ था। इसके बारे में बहुत कंक्लूसिव मुझे मटेरियल कहीं पे नहीं मिला, तो ये जैसे ही मिलता है तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा। बट अभी के लिए आप याद रखिए चौरी विद्रोह 1798 में हुआ था। 1866-67 में नील खेतिहरों का तो ऑब्वियस सा बात है, चंपारण। ठीक है, बड़हिया टाल विद्रोह किस लिए हुआ था, बकस्त भूमि के लिए हुआ था, उसकी वापसी की मांग चल रही थी। अब बकस्त भूमि क्या है, ठीक है, तो बकस्त भूमि बेसिकली क्या है कि जो सेल्फ कल्टिवेटेड लैंड था, ठीक है, जो जमींदार के पास नहीं था, तो उसको भी कब्जा कर लिया गया था जमींदारों के द्वारा। तो उसी को वापस लेने के लिए जो मूवमेंट चला था वो बकस्त मूवमेंट था, और इसके लीडर कौन थे, नन अदर देन सहजानंद सरस्वती। ठीक है, तो बकस्त मूवमेंट ये था 1937 में बड़हिया टाल में हुआ था, उसके लीडर थे सहजानंद सरस्वती। तो अब यहाँ पे सहजानंद सरस्वती को भी देख लेते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन कार्य क्षेत्र बिहार रहा था, और इनकी मृत्यु भी बिहार में हुई। ठीक है, सोशल रिफॉर्मर भी थे, सब कुछ थे,
थे, पॉलीमैथ थे, मतलब सब कुछ करते थे। किसान सभा मूवमेंट स्टार्ट किए बिहार में अपने लीडरशिप में, और 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा स्टैब्लिश करते हैं। क्यों? ग्रीवांस अगेंस्ट जो जमींदार है कि जमींदार तंग करता है, जमीन लूट लिया, बकस जमीन ले लिया, ऑक्यूपेंसी राइट नहीं मिल रहा है, पैसा कम देता है, लगान ज़्यादा वसूलता है, फलाना ढिमका, जो भी प्रॉब्लम था सबको लेके एक किसान सभा मूवमेंट शुरू करते हैं और बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1929 में स्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। और उसके ये प्रेसिडेंट भी होते हैं। फिर चूंकि 1929 में बिहार में किसान सभा हो गया है, ये वो दौर है, लाहौर सेशन, कराची सेशन, ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट चल रहा है, सब कुछ चल रहा है इस समय पे, ठीक है। इमेजिन कीजिए इस टाइम को, तो पीजेंट मूवमेंट भी इंटेंसिफाई हो जाता है। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन भी अमेरिका में हो चुका है और उसका इम्पैक्ट भी इंडिया पे दिख रहा है, ठीक है। गरीबी और बढ़ते जा रही है, तो पीजेंट मूवमेंट और इंटेंसिफाई हो जाता है, पूरे देश में फैलता है, ठीक है। तो इसी का असर है कि ऑल इंडिया किसान सभा इस्टेब्लिश होता है कांग्रेस के लखनऊ सेशन 1936 में। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि पार्टी के बाहर कोई और दूसरा पीजेंट मूवमेंट को लेकर पार्टी चले, क्योंकि इस तरह से नेशनल मूवमेंट कमजोर हो जाएगा, तो सबको एकजुट रहना है। तो लखनऊ सेशन में किसानों की बात को रखने के लिए ऑल इंडिया किसान सभा कांग्रेस के अंदर में ही इस्टेब्लिश किया जाता है। सरस्वती इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट होते हैं और एनजी रंगा जो है वो इसके जनरल सेक्रेटरी बनते हैं। फिर दूसरा जो मीटिंग होता है तो उसमें सरस्वती जनरल सेक्रेटरी हो जाते हैं और एनजी रंगा प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है। किसान मैनिफेस्टो भी जारी किया जाता है यहीं से कि जमींदारी को अबॉलिश करना है, जो कि इंडिपेंडेंस के बाद कोशिश की जाती है, और वो कोशिश हम लोग मेंस में पढ़ेंगे कि कितना कामयाब और कितना नहीं कामयाब रहा, ठीक है। बाद में फिर किसान सभा का कांग्रेस से मोह भंग हो जाता है, उससे दूरी बना लेते हैं। तो ये सहजानंद सरस्वती के बारे में, उनका बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा, लखनऊ सेशन 1936 और एनजी रंगा के बारे में हमने देखा। तो ये बकस लैंड के बहाने हमने ये सब कुछ देख लिया। सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध में बक्स आंदोलन, इसके बारे में भी मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, तो ये अभी फिलहाल के लिए याद रखिए कि 1936 में सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध बक्स आंदोलन। अब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इससे रिलेटेड है, बट फिर भी इसके बारे में भी बाद में कुछ मिलता है तो अपडेट करते हैं। सन्यासी विद्रोह, ठीक है, बंगाल वाला जो है, तो इसलिए उसका इम्पैक्ट जो है पूर्णिया तक आता है, पूर्णिया बंगाल से सटा हुआ जिला है। नोनिया विद्रोह का तो हमने देख ही लिया कि सारण, वैशाली, पूर्णिया। इसके अलावा देखिए 2 विद्रोह और है। सफोर विद्रोह है जो भगीरथ मांझी के द्वारा किया जाता है 1870 ईस्वी में, ठीक है। धार्मिक आंदोलन था, धार्मिक प्यूरिफिकेशन करना था, बट राजनीति भी मिक्स थी। तो उस समय के सारे आंदोलन में चाहे सन्यासी रिवोल्ट क्यों ना हो, तो धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक एंगल भी था, ठीक है। इस आंदोलन में लोग राम का नाम जपते थे। सफोर विद्रोह, बाबा भगीरथ मांझी। ताना भगत आंदोलन का बात करें तो 1950s 40s, मतलब ये 1920s के आसपास का पूरा आंदोलन है, ठीक है, जिस समय वर्ल्ड वॉर 1 भी शुरू हो चुका है, ठीक है। यह आंदोलन संथाल, मुंडा तथा उराव जनजातियों द्वारा सम्मिलित रूप से किया गया आंदोलन था। ताना भगत आंदोलन, ताना किसी का नाम नहीं था, ताना भगत आंदोलन का नाम दिया गया था, ठीक है। तो इसके साथ ही ये होता है खत्म, और अब हमारे लिए बचता है क्या? बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय तथा स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण, और इसके बाद फिर बाकी की चीज़ें, बाकी के चैप्टर्स, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। बट यहाँ तक ये हुआ कंप्लीट पार्ट 3। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे पुराने हैं तो चैनल को शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूलिए, और फीडबैक ज़रूर दीजिए, अच्छा या बुरा। थैंक यू। खूब पढ़िए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड नाइट।